बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम डेली लाइफ में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि हर मटेरियल, हर चीज़ की फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी है, एक टेंडेंसी है, और वो जो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है, वो है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो खुद को रेस्ट में रखना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो खुद को मोशन में रखना चाहता है। उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी हैं, स्टोन है, उसकी बात करें उसमें भी ऐसा है, कंडक्टर की बात करें तो ये टेंडेंसी उसमें भी है कि वो अपनी स्टेट को, जो भी उसकी स्टेट है, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर सडन कोई चेंज आता है तो वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो इस जो प्रॉपर्टी है, जो वो रेजिस्ट करता है, हमने उसको क्या नाम दिया हुआ है कंडक्टर में, रेजिस्टेंस का। और सिंपली हम जो फिज़िक्स के लॉ पढ़ते हैं, फिज़िक्स के लॉ में हम इसको, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, हमने उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कह दिया है। लेकिन जैसे अगर हम लोग हैं, हम अगर एक कांस्टेंट मोशन में हैं, अगर हमें सडन चेंज आता है, मतलब हमें रोकते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा उसको। तो इसी तरह से जो हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ऑपोजिशन है वो मौजूद है। तो इसी तरह हमने आज उसी ऑपोजिशन को लेके चलना है कि वो जो अपोज करने वाली चीज़ है, कि अब वो अपोज, जैसे मैंने बोला, ह्यूमन बींग्स में भी है, वो स्टोन में भी है, कंडक्टर में भी है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो राइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, या नॉर्मली हम एक देखते हैं कि अगर डेली लाइफ में तो रेजिस्टेंस है, तो व्हाट इज इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में इनर्शिया क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ लिया ना, जो आपको फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ लिया हुआ है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी में जो इनर्शिया है उसको सेल्फ इंडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। कि ये किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको क्या करता है, उसको ये रेजिस्ट करता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वो वेरी कर रहा हो करंट, तो ये क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, और उसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है? सेल्फ इंडक्शन। इट्स मीन कि जो इनर्शिया हम फिजिक्स में डेली लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जर्व करते हैं, हम उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो जैसे कंडक्टर बेटा वायर है हमारे पास, हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा, उनकी शेप को, उनके साइज़ को चेंज करने से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसा कि एक हमारे पास जैसे वायर है, अगर हम उसको स्ट्रेट रखेंगे तो वो क्या, कंडक्टर कहलाएगा। लाइक दिस, ये वायर है, हम इसको स्ट्रेट रखेंगे, ये कंडक्टर कहलाएगा। ओके, अगर हम इसी को क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं यहाँ पर, ये अगर हमने वाउंड कर दिया छोटे से एरिया, स्मॉल एरिया लेके, लेंथ इनफाइनाइट लेके, तो ये क्या बन जाता है, ये सॉलिनॉइड बन गया। अच्छा, अगर आप इन्हीं टर्न्स को, ये जो टर्न्स हैं, अगर आप इन्हीं टर्न्स को थोड़ा बड़ा करके ले लेते हो, जैसे ये टर्न्स हैं, और इस तरह के बड़े, मतलब ऐसे बड़े बड़े टर्न्स बना के ले लेते हो, तो ये हमारे पास इंडक्टर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इंडक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडक्टर क्या है। इस पे बेटा हम डिटेल से बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दे देता हूँ। एक्चुअली अगर आप एक सीक्वेंस देखें फिजिक्स में बेटा, तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक ने आपको क्या दिया? कैपेसिटर। उसके बाद आपने पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसने आपको क्या दिया? रेजिस्टर। इसी तरह अब जो मैग्नेटिज्म है वो भी तो कुछ देगा ना हमें, तो मैग्नेटिज्म ने हमें क्या दे दिया? इंडक्टर। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक ने कैपेसिटर, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी ने क्या दिया? रेजिस्टर। मैग्नेटिज्म हमें क्या देगा? इंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें बेटा वैल्यू, अब देखो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी आ जाती है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी बेटा ये है कि अगर उसमें हम अल्टरनेटिंग करंट गुजारेंगे तो वो एज अ रजिस्टर वर्क करेगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या करेगा? एज अ
रेजिस्टर, मतलब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, साइज और शेप आपने चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो डीसी के लिए लेकिन वो कंडक्टर वर्क करता है। इस पे इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे कि इंडक्टर क्या है। तो हम इसको स्टडी करने के लिए सेल्फ इंडक्शन को हमने एक इंडक्टर ही ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न मैंने क्या कर लिया, थोड़े बड़े कर लिए, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी तो पढ़ना है ना इंडक्टर, तो हम इसको यहीं पर ले लेते हैं। तो ये मैंने नंबर ऑफ टर्न थोड़े बड़े करके ले लिए। जब बड़े करेंगे तो ये क्या बनेगा, हमारे पास इंडक्टर बनेगा। और एसी के लिए ये क्या है, रेजिस्टर, डीसी के लिए क्या है, कंडक्टर। इस पर हम इंशाल्लाह फर्दर बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको डीसी मतलब बैटरी से बड़ा ये कनेक्ट कर दिया। अब जो सेल्फ इंडक्शन है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या देखते हैं कि इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। फ्लो कैसे हो रहा है कि वेरी होके फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वेरी होके फ्लो हो रहा है। मतलब वेरी से मतलब करंट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा, जब ऐसा होगा कि वो करंट जो वेरिएबल इसमें करंट होगा तो उससे क्या होगा कि इसी के अंदर क्या हो जाएगा, इसी कॉइल में उस वेरिएबल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि साथ वाले, देखो ना, जैसे हम इसको इससे बड़ा समझ लेते हैं कि देखो पहले जो ये वाला है, ये वाला कॉइल, ये वाला टर्न है, इसने क्या किया, यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है, मान ली वो ये है करंट की डायरेक्शन, करंट मतलब ये जा रहा है, तो इसने अपने गिर्द क्या कर लिया, करंट जब वेरी हो रहा तो उससे अपने क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया। ओके, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जो इसने अपने जनरेट किया, उससे क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो ये जो साथ वाली ये वाली टर्न है, इस टर्न में भी जाएगा। मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाली टर्न को क्या करेगी, लिंक करेगी। जब ये वाली इसको लिंक करेगी, इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस वाले टर्न में करंट के वेरी होने की वजह से इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उस मैग्नेटिक फील्ड ने साथ वाले टर्न को लिंक किया, इसमें क्या बन गया, एक ईएमएफ जनरेट हो गया। अब ये सर्किट क्योंकि कंप्लीट है तो इस ईएमएफ की वजह से क्या हो गया कि इसमें करंट इंड्यूस हो गया इस वाले कॉइल में। अब देखो ये कैसा फिनोमिना है कि एक ही कॉइल है, इसी में करंट फ्लो हो रहा था, इसी करंट फ्लो की वजह से जो कि वेरिएबल है उसी कॉइल में उसको अपोज करने के लिए क्या हो गया, एक करंट इंड्यूस हो गया। इसी को बोला जाता है बेटे सेल्फ इंडक्शन, कि खुद का क्रिएट किया हुआ। इसी करंट भी इसी का है और इसी करंट की वजह से इसी में ही क्या बन गई, रेजिस्टेंस आ गई। जैसे मैंने बोला ना कि ये क्या करता है, हम इसको इनर्शिया बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, सेल्फ इंडक्शन को। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है। ये होता है सेल्फ इंडक्शन कि क्योंकि यहां पर करंट क्या हो रहा था बेटा, करंट इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो क्या करेगा, वो इस करंट को कम करने की कोशिश करेगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए ये जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये उसके ऑपोजिट बना देगा। ऑपोजिट कैसे बनाएगा कि मान लिया कि जो पहला कॉइल है उसने क्या बनाया, उसने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया किधर है, इस तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाला कॉइल जो है, जो नेक्स्ट अपना जो टर्न है, ये वाला टर्न क्या करेगा, ये वाला टर्न करेगा कि ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को अपोज कर देगा। यही लेंस लॉ में पढ़ा था कि पहले ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, दूसरे वाला ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करे, अपोज करे। तो ये इसको अपोज कर देगा यहाँ पर। तो यही यहाँ पर हुआ, इसे बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पर एक और बड़ा फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, इसी तरह बड़ा ये नेक्स्ट कॉइल में चलता चल जाएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ अब स्टूडेंट के माइंड में आता है कि भाई अगर ये इसको अपोज कर रहा है, ये इसको करेगा, इससे जितने भी टर्न्स हैं वो दूसरे को अपोज करेंगे,
तो अगर ये इसको अपोज करेंगे तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा बेटा? ये अपोज तब तक करेंगे जब तक करंट वेरी हो रहा है। अब करंट वेरी होने से क्या मतलब? करंट वेरी होना ये है, देखो ये जो करंट सोर्स आपने लिए ये क्या है? करंट सोर्स। मान लिया ये हमें 20 एम्पेयर करंट देगा। कितना देगा? 20 एम्पेयर। अब जब इसने यहाँ पे स्विच ऑन किया तो करंट क्या था? 0 से इंक्रीज हो रहा है मैक्सिमम तक। तो जब तक करंट ने 0 से मैक्सिमम जाना है बेटा, तब तक इसमें सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस होगा। जब इसने करंट 20 एम्पियर तक चला गया इसका, उसके बाद क्या है? उसके बाद करंट तो कांस्टेंट हो गया। हमने क्या पढ़ा है? अगर करंट कांस्टेंट है तो इसमें कुछ भी इंडक्शन जो है वो अब रेजिस्टेंस मतलब जो ऑपोजिशन है वो तब नहीं रहेगी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जैसे ही अपने 20 एम्पेयर पे जाएगा, 20 एम्पेयर पे जाने के बाद क्या होगा? करंट कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ईएमएफ तो तब इंड्यूस होता है ना जब फ्लक्स क्या हो? चेंज हो। अब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह होता है जब हम इस स्विच को दोबारा ओपन करेंगे। ओपन करने से क्या होगा? फिर करंट मैक्सिमम से मिनिमम पर आएगा। जब मिनिमम पर आएगा तो अगेन फ्लक्स चेंज होगा। तो फिर ये क्या करेगा? अब वो डिक्रीज हो रहा है, ये उसको कोशिश करेगा कि इंक्रीज करे करंट को। ये लेंस लॉ में हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब बेटा हम इसकी जो डेरिवेशन है उस पर चलते हैं। ये मैंने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन राइट की हुई है। द फिनोमिना, हाँ अब ये बेटा एक और चीज़ इसमें डेरिवेशन करने से पहले इसमें एक फैक्टर आता है बैक ईएमएफ। क्या आता है? बैक ईएमएफ। तो याद रखना आपने जो सेल्फ मतलब इसका जो ये जो बेटा मैंने आपको चीज़ समझाई है ना, इसका जो इनिशियल फेज है, इसका जो इनिशियल फेज है उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्फ इंडक्शन है उसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या बेटा? इनिशियल फेज पे। कंडीशन क्या है? इनिशियल फेज पे जो सेल्फ इंडक्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। मैं आपको बोलूँ बैक ईएमएफ क्या होता है बेटा? देखो इनिशियली जैसे ही ये यहाँ पर आपने करंट यहाँ पे फ्लो हुआ, मान लिया करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, ठीक है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये यहाँ पर ऐसे थी, ठीक हो गया। उसी वक्त ही क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला टर्न है, इसके साथ वाला टर्न है, इसमें करंट चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब ये वाला जो बेटा ईएमएफ है ना, ये बैक ईएमएफ है। ये क्या है? बैक ईएमएफ। देखो बैक ईएमएफ क्यों? क्योंकि इस करंट की वजह से ये इंड्यूस हुआ है। अब ये ईएमएफ करंट उस डायरेक्शन में जनरेट करेगा जो इसको बैक करे, जो इसको अपोज करे। तो इस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर? इसलिए बेटा मैंने बोला इनिशियल फेज में इसी इसका मतलब है सेल्फ इंडक्शन को क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ बोला जाता है। क्लियर? ये जो आपकी आर्टिकल है सेल्फ इंडक्शन उसके लास्ट में लिखा हुआ है बैक ईएमएफ, और इंडक्टर का भी आइडिया दिया हुआ है लास्ट पे जो मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया। अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या था? द फिनोमिना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, इंड्यूस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ, इसी के अंदर ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसी के करंट चेंज होने की वजह से। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसकी आपने बेटा डेली लाइफ में एग्जांपल भी जो बास का ऐसा होता है कि स्विच बास का अगर ख़राब हो जाए तो हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जो है ग्लो नहीं होता, मतलब बल्ब जो है वो ऑन नहीं होता। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फिर कुछ सेकंड के लिए हम देखते हैं कि वो ऐसे ग्लो करता है। मतलब जब आपने स्विच ऑन किया तो जितना करंट उसको ग्लो होने के लिए चाहिए था, सर्किट उतना करंट उसको प्रोवाइड नहीं कर सका। क्लियर? जब आपने क्या किया? स्विच को ऑफ किया, स्विच ऑफ किया तो उसमें क्या हुआ? उसमें करंट चेंज हुआ। मतलब करंट क्या चेंज हुआ?
जितना फ्लो हो सकता था मैक्सिमम से क्या हुआ मिनिमम। जब बेटा मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा अगेन फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, तो उससे भी करंट जनरेट होता है। क्योंकि अब करंट कम हो रहा है तो जो ईएमएफ जनरेट होगी वो उस करंट को क्या चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी, तो वो दोनों करंट मिलके इतना हो जाते हैं कि कुछ सेकंड के लिए वो रोशन हो जाता है, ग्लो करता है कुछ सेकंड के लिए। अब हम इस पे डेरिवेशन पे चलें तो ये हमारे पास हमने जो अकॉर्डिंग टू फेडरल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा हमने देखा होगा, उसमें क्या था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी कॉइल में वो हमने देखा था कि वो नेगेटिव इंटू एन लूप्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स इन दैट कॉइल। ठीक है, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के। और ये नेगेटिव साइन अब आपको अच्छे से पता चल गया ये क्या सिग्निफिकेंस है इसकी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ से क्या एनालाइज किया हमने कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनेट है करंट के, जितना करंट ज़्यादा होगा इसी कॉइल में उतना फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा आएगा। इसी तरह जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा आएंगे तो फ्लक्स में उतना ज़्यादा चेंज आ जाता है जो करंट के प्रोपोर्शनेट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं तो हमारे पास इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था बेटा, यूनिट्स भी वैसे ही हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे, वहाँ पे आपने जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था वो क्या लिया था, वो आपने एम लिया था। यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन में इसकी जगह पे हम एल ले लेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको बेटा आपने याद रखना है, इसी को हम अभी यूज़ करेंगे आगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें एल क्या है हमारे पास, ये बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और उसके बाद हम देखते हैं, हाँ अब यहाँ पर एक बड़ा चीज़ आपने, एक है म्यूचुअल इंडक्शन, एक है इंडक्टर और एक है इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक अपना जो है अपना सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल के बाद सेल्फ इंडक्शन है एक हमारे पास, एक हमारे पास इंडक्टर है और एक हमारे पास इंडक्टेंस है। जो सेल्फ इंडक्शन है ना ये एक फिनोमिना है। ये क्या है? एक फिनोमिना। और जो इंडक्टेंस है ये एक प्रॉपर्टी है और जो इंडक्टर है वो एक डिवाइस है। जैसे भी आपने वो पढ़ा इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर एक डिवाइस है, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है और जो इंडक्टेंस है वो एक प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है जो इंडक्टेंस है। उसके बाद अगर हम ये वाली इक्वेशन बेटा पहले वाली इक्वेशन को रिकॉल करें कि जो ईएमएफ इज इक्वल टू था नेगेटिव इंटू एन डेल फाई ओवर डेल टी। और हम इस इक्वेशन को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करें कि डेल आपने इधर लिया हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, एन इंटू फाई ओवर डेल टी। अब देखो एन इंटू फाई किसके इक्वल था, ये हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा नेगेटिव इंटू डेल एल करंट इन प्राइमरी कॉइल ओवर डेल टी। ओके, अब यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में डेल का एल से कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को यूँ राइट कर सकते हैं। EMF इज इक्वल टू आएगा नेगेटिव इंटू एल, आपने कांस्टेंट था ये ले लिया, क्या बनेगा डेल आई पी ओवर डेल टी। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये बिल्कुल वैसे जैसे आपने लास्ट लेक्चर में लिया था कि जो EMF इंड्यूस होगा, जो EMF इंड्यूस होगा ये क्या होगा, ये इक्वल होगा या प्रोपोर्शनेट हम लेते हैं। EMF इंड्यूस है प्रोपोर्शनेट टू रेट चेंज इन प्राइमरी कॉइल या रेट चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। मतलब इसी कॉइल में जो रेट चेंज इन करंट आएगा वो किसके प्रोपोर्शनेट होगा, उसी के अंदर जो EMF इंड्यूस होगा उसके। ओके, उसके बाद अगर आपने यहाँ से L एवेल्यूएट करना है, हम L एवेल्यूएट करेंगे। नेगेटिव साइन की क्या सिग्निफिकेंस है, डायरेक्शन को बताता है। ओके, अब अगर आप यहाँ से L एवेल्यूएट करना चाहें तो ये इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास,
EMF इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम जैसे पहले किया था इस तरफ ले आते हैं, ऐसे ही इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में आएगा, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ये है सेल्फ इंडक्टेंस। ये क्या है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसकी डिफाइन आप कैसे कर सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस की? जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस की किया था, बिल्कुल ऐसे ही सेल्फ इंडक्टेंस की करिए। क्या करोगे आप? सेल्फ इंडक्टेंस इज द रेशियो, लिख देते हैं आपको। सेल्फ इंडक्टेंस is the ratio of average, या the ratio of EMF कर लें, is the ratio of induced EMF to the rate change in current इन इट। मतलब उसी कॉइल में जो रेट चेंज इन करंट आएगा उसी के इक्वल आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आप इसके बड़े यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स वही हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। हमारे पास इसके यूनिट्स में देखो, ये आपके पास वोल्ट में आ जाएगा, ओके, ये करंट एम्पेयर में आएगा और टाइम सेकंड में। हम इसको राइट कर सकते हैं वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जो किसके इक्वल आएगा? हेनरी के। क्लियर? और हेनरी की डिफाइन अब आप कर सकते हो, वो मैंने लिखी हुई है हेनरी की डिफाइन। देखो ये जब भी आपको पहले बताया था मैंने, हेनरी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर आप बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन की जगह पर आपने क्या कर देना है? सेल्फ इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी इफ 1 वोल्ट EMF इंड्यूस इन कॉइल व्हेन करंट इज चेंजिंग इन कॉइल एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। क्लियर? ये बड़ा डेफिनेशन आपने हेनरी की कर देना है। अब इसी तरह यहाँ पर जो सेल्फ इंडक्टेंस की बेटा हम जो डिपेंडेंस है उस पर हम चले जाएंगे। ठीक हो गया? ये बेटा इसका यूनिट था। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है, अगर हम उसकी बेटा डिपेंडेंस की बात करें कि वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसमें ये ऑलमोस्ट यही फैक्टर बेटा जो आपने पढ़े हुए हैं, तकरीबन बेटा ये फैक्टर हैं। इसमें यूनिट एरिया भी आ जाता है, जिस पे बेटा हम जब म्यू नॉट इंडक्टेंस बेटा बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, क्योंकि बेटा अभी जब आपने नेक्स्ट इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें यही वाले फैक्टर बेटा काफ़ी हद तक आ जाते हैं। अब क्लोजनेस ऑफ कॉइल उसमें आ नहीं सकता है, ना ही बेटा ओरिएंटेशन है उसमें। हाँ, ये चीज़ आ जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा उसका, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अब नेचर ऑफ कोर, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। नेचर ऑफ कोर मटेरियल से क्या बना दोगा कि अगर आप उसके अंदर कुछ फेरो मैग्नेट मटेरियल प्लेस कर देते हो, आयरन प्लेस कर देते हो, तो उसकी सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा उसके डिपेंडेंस है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से पता चल गया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में। अल्लाह हाफिज़।